आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। साथियों, एक पुस्तक युग की मांग प्रतिभा पुरस्कार भाग 1 लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक के पृष्ठ 43 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में बड़े कामों के लिए वरिष्ठ प्रतिभाएं, आइए सुनते हैं। मजबूत किलों को बिस्मार करने के लिए अष्टधातु की तोपों की गोलाबारी ही काम आती है। पहाड़ों को समतल बनाने के लिए डायनामाइट की सुरंगों का प्रयोग करना पड़ता है। रेल के डिब्बे पटरी से उतर जाने पर उन्हें उठाने के लिए बड़ी ताकत वाली क्रेन ही अभीष्ट उद्देश्य पूरा कर सकती है। कठिन मोर्चे जीतने के लिए प्रवीण पारंगत दुस्साहसी सेनापति ही विजय वरण करते हैं। ऐसे ही कामों के लिए छिटपुट साधनों का उपयोग तो निरर्थक ही होता है। तलवार का वार सहन करने के लिए गेंडे की खाल वाली ढाल चाहिए। सहस्त्रों टन भार लाद ले जाने वाले जलयान जो काम करते हैं वह छोटी डोंगियों से नहीं लिया जा सकता। भयंकर अग्निकांड से निपटने के लिए बड़े आकार वाले फायर ब्रिगेड चाहिए। साथियों, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों को समतल बनाने के लिए बुलडोजरों से कम में काम नहीं चलता। दलदल में फंसे हाथी को उससे भी बड़े आकार वाला गजराज ही खींचकर किनारे पर लगाता है। नए नगरों और बड़े बांधों के नक्शे सूझबूझ वाले वरिष्ठ इंजीनियर ही बना कर देते हैं। बड़े कामों का दायित्व उठाने और उन्हें करने की जिम्मेदारी असाधारण क्षमता संपन्नों को ही सौंपी जाती है। यूं महत्व तो टट्टुओं और बकरों का भी है, पर उनकी पीठ पर हाथी वाली अंबारी नहीं रखी जा सकती। 100 खरगोश मिलकर भी एक चीते से दौड़ में आगे नहीं निकल सकते। बड़े कामों के लिए बड़ों की तलाश करनी पड़ती है। इन दिनों बड़ी उथल पुथल होने जा रही है। शताब्दियों से संचित सड़ांध भरे कचरे को हटाया और ठिकाने लगाया जाना है। कटीली झाड़ियों वाले जंगल के स्थान पर सुरम्य उद्यान खड़े करना सहज काम नहीं है। धूल भरे लावे जैसे जलते रेगिस्तान को भी लोगों ने लहलहाती हरियाली से सुरम्य बनाया है, पर इसके लिए पैनी सूझबूझ का परिचय देने और विपुल साधन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। समुद्र को छलांगने और संजीवनी बूटी वाला पर्वत उखाड़ कर लाने का चमत्कार हनुमान ही प्रस्तुत कर सके थे। हर बानर ऐसा दुस्साहस कर दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। असुरता का व्यापक साम्राज्य ध्वस्त करने और उसके स्थान पर सतयुगी इस राम राज्य का वातावरण बनाने के लिए बड़ों की बड़ी योजना और उपयुक्त साधन जुटाने की क्षमता ही उद्देश्य पूरा कर सकी। ऐसी आशा साधारण जन से नहीं की जा सकती। समुद्र सोखने की चुनौती अगस्त्य ही स्वीकार कर सकते थे। इन दिनों औचित्य की बाढ़ को रोकने और दलदल को मदमन बनाने जैसी समय की चुनौती सामने है। विनाश के तांडव को रोकना और विकास का उल्लास भरा सरंजाम जुटाना ऐसा ही है जैसे खाई को पाटना भर नहीं, वरन उस स्थान पर ऊंची मीनार खड़ी करने जैसा दोहरा पराक्रम। इस प्रवाह को पलटना ही नहीं, उल्टे को उलट कर सीधा करना भी कह सकते हैं।
यूं मनुष्य ही असंभव को संभव कर दिखाते रहे हैं, पर उसके लिए कटिबद्ध होना ही नहीं, उल्टे को उलटकर सीधा करना भी कह सकते हैं। यूं मनुष्य ही असंभव को संभव कर दिखाते रहे हैं, पर उसके लिए कटिबद्ध होना ही नहीं, अपने को क्षमता संपन्न सिद्ध करके दिखाना दोहरे पराक्रम का काम है। युग परिवर्तन की इस विषम वेला में ऐसा ही कुछ बन पड़ने की आवश्यकता है, जैसा कि अंधकार से भरी तमस्त्रा का स्वर्णिमाभा वाले अरुणोदय के साथ जुड़ना। इति और अथ का समन्वित संधिकाल यदा कदा ही आता है, इसकी प्रतीक्षा युग युगांतरों तक करनी पड़ती है। इन दिनों ऐसा ही कुछ होने जा रहा है साथियों, इन दिनों ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। विभीषिकाओं का घटाटोप हर दिशा में गर्जन तर्जन करता देखा जा सकता है। विभीषिकाओं का घटाटोप हर दिशा में गर्जन तर्जन करते देखा जा सकता है। जो चल रहा है उससे विपत्तियों का संकेत ही मिलता है। दुर्बुद्धि ने चरम सीमा तक पहुंचकर ऐसी संभावना प्रस्तुत कर दी है, जिसे बुरे किस्म की दुर्गति ही कह सकते हैं। प्रवाह को और अधिक उत्तेजित कर देना सरल है, पर उसे उलटकर सृजन की दिशा में योजनाबद्ध रूप से नियोजित कर सकना ऐसा है जिसकी आशा विश्वकर्माओं से ही की जा सकती है। उन्हीं के लिए दसों दिशाओं से पुकार उठ रही है। उन्हीं के लिए दसों दिशाओं से पुकार उठ रही है। उन्हीं को खोज निकालने या नए सिरे से ढालने के लिए समय मचल रहा है। बड़े काम आखिर बड़ों के बिना कर ही कौन सकता है। प्रश्न क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों से निपटने का नहीं और न समुदाय विशेष से निपटने का, अभावों को दूर करने का भी नहीं है और न साधन जुटाने की अनिवार्यता जैसा अति कठिन कार्य सामने यह है कि संसार भर के मानव समुदाय पर छाई हुई विचार विकृति का परिशोधन किस प्रकार किया जाए। यह कार्य लेखनी, वाणी एवं प्रचार माध्यमों से भी एक सीमा तक ही हो सकता है। प्रचार माध्यमों से एक सीमा तक ही हो सकता है, सो भी बड़ी मंद गति से, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि लोक चिंतन में गहराई तक घुसी हुई भ्रष्टता से कैसे निपटा जाए और उसके फलस्वरूप जो दुराचरण का सिलसिला चल पड़ा है उसके उद्गम को बंद कैसे किया जाए। धूर्तता इन दिनों इस कदर बढ़ी हुई है कि वह कानूनी दंड व्यवस्था से लेकर धर्मोपदेश स्तर की नीति मर्यादा को भी अंगूठा दिखाती है। सदाशयता का जोर शोर से समर्थन करने वाले ही अब नए नए मुखौटे बदलकर कृत्य कुकृत्य करने की दुरभिसंधियां रचते रहे हैं, तो उन्हें कौन किस प्रकार समझाए। जागते हुए को कोई क्या कहे, क्या सोते से जाग पड़ने की आवश्यकता समझाए। प्रचार माध्यम अब अपनी विश्वसनीयता खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि उपदेष्टा ही कथन के ठीक विपरीत आचरण करे तो उसे क्या कहकर किस प्रकार समझाया जाए। उसकी बात पर कोई क्यों और किस आधार पर कितना विश्वास करे। उपाय एक ही शेष रह जाता है कि ऐसी प्रतिभाएं नए सिरे से उभरें जो अपना निज का आदर्श प्रस्तुत करते हुए सिद्ध करें कि सही मार्ग पर चलना न तो घाटे का सौदा है, न असंभव और अव्यवहारिक
खरा उदाहरण प्रस्तुत करना ये एकमात्र ऐसा उपाय अभी शेष है जिसके आधार पर आदर्श अपनाने के लिए लोगों को सहमत एवं प्रोत्साहित किया जा सकता है। चोर, जुआरी, लावारिस, व्यभिचारी, नशेबाज, अनाचारी जब अपनी कथनी और करनी में एकता दिखाकर अनेकों को अपने साथ चलने के लिए सहमत कर सकें तो आदर्शों का अनुकरण करने के लिए तैयार करना भी कठिन नहीं है। मित्रों, प्राचीन काल में ऋषि ऐसे ही जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया करते थे। स्वयं को उच्च आदर्शों के अनुरूप स्वयं के आचरण बनाने ढालने के कष्ट साध्य क्रम को ही तपश्चर्या कहा जाता रहा। वशिष्ठ हो या विश्वामित्र, चरक हो या याज्ञवल्क्य, सभी ने समय के अनुरूप नई शोध की, उसे स्वयं पर घटित करके उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की और इसी आधार पर सारे समाज को लाभान्वित किया। बुद्ध इसी आधार पर अवतार कहलाए और गांधी इसी प्रक्रिया की कसौटी पर कसे जाकर राष्ट्रपिता का सम्मान पा सके। वर्तमान समय की समस्याएं भी युग प्रतिभाओं से इसी स्तर के समाधान चाहती हैं। प्रतिभाओं को दोहरे मोर्चे पर लड़ने का अभ्यास करना चाहिए। उनमें से एक है दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। उनमें से एक है दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और दूसरा है सत्प्रवृत्ति संवर्धन। इन प्रयासों का शुभारंभ अपने निज के जीवन क्रम से करके इन्हें परिवार में प्रचलित किया जा सकता है। इसके बाद पड़ोसियों, स्वजन संबंधियों, परिचित, घनिष्ठों और उन सबको आलोक वितरण से लाभान्वित किया जा सकता है जो अपने प्रभाव परिचय क्षेत्र में आते हैं। साथियों, अपने स्वभाव में अनेक ऐसी आदतें सम्मिलित हो सकती हैं जो अखरती तो नहीं पर लकड़ी में लगे घुन की तरह निरंतर खोखला करने में अनवरत रूप से लगी रहती हैं। इनसे निपटने के लिए मोर्चाबंदी यहीं से आरंभ करनी चाहिए। सबसे बुरी किंतु सर्वाधिक प्रचलित कुटेव एक है, वह है आलस्य। चोरी अनेक तरह की है, किंतु अपने आप को और अपने सगे संबंधियों को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली है काम चोरी। इसमें प्रतीत भर ऐसा होता है कि हम आराम से रह रहे हैं, मजे के दिन काट रहे हैं, पर सच बात यह है कि इस कुटेव के कारण आदमी दिन दिन अनुपयोगी, अनगढ़, अयोग्य, अक्षम, अशक्त होता जाता है। प्रगति की समस्त संभावनाएं आलसी को दूर से ही नमस्कार करके उल्टे पैरों लौट जाती है। यह समझा जाना चाहिए कि पसीने की हर बूंद मोती होती है। जीवन की बहुमूल श्रृंखला क्षणों के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। समुन्नत वे रहे हैं जिन्होंने समय का मूल्य समझा और उसकी हर इकाई का श्रेष्ठतम एवं क्रमबद्ध व्यस्त उपयोग करने का तारतम्य बिठाया। जो आलस्य प्रमाद में उसे गंवाते रहते हैं, धीमी गति और ढीले तारतम्य से उसे ज्यों त्यों करके काटते रहते हैं, वे किसी प्रकार अपनी मौत के दिन पूरे भर कर पाते हैं। उन्हें और तो कुछ मिलना ही क्या था। उन्हें और तो कुछ मिलना ही क्या था। प्रतिभा संवर्धन, प्रतिभा परिवर्धन के सहज लाभ तक से वे वंचित रह जाते हैं। यह दुर्घटना अपने या अपने किसी प्रिय पात्र के जीवन में घटने न पाए, इसका विशेष सतर्कतापूर्वक ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। लंबे समय के भारी और कठिन काम करने वालों को बीच बीच में थोड़ा सुस्ताने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है।
पर उसकी पूर्ति थोड़ी देर के लिए काम या मन बदलने भर से पूरी हो जाती है। हृदय जन्म के दिन से लेकर मृत्यु पर्यंत धड़कता रहता है। इसी अवधि में वह कुछ क्षणों का विश्राम भी ले लेता है। हमारे भी काम और विश्राम के बीच इसी प्रकार का तालमेल बिठाया जाना चाहिए। अपने दायित्व की क्रमबद्ध व्यवस्था बना लेना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति की दूरदर्शिता, विवेकशीलता और कार्यकुशलता उच्च स्तर की है। कारखानों, दफ्तरों में मैनेजरों की योग्यता पर उनका संचालन और विकास निर्भर रहता है। शासन में प्रांतों के संरक्षक गवर्नर माने जाते हैं। अंग्रेजी शासन के जमाने में भारत के प्रधान व्यवस्थापक को गवर्नर जनरल कहते थे। वह पद सबसे ऊंचा माना जाता था। सुपरिंटेंडेंट शब्द भी प्रायः इसी अर्थ का बोधक है। मित्रों, महत्वपूर्ण सफलताएं जब भी, जहां भी, जिन्हें भी मिली हैं, उनमें व्यवस्था तंत्र की प्रमुख भूमिका रही है। सेनापतियों का कौशल उनकी रणनीति के आधार पर आंका जाता है। योजनाबद्ध उपक्रम बनाकर ही विशालकाय निर्माण कार्य बन पड़ते हैं। श्रम को, श्रमिकों को, साधनों को पर्याप्त मात्रा में जुटा लेने पर भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि जिस स्तर की जितनी सफलता अभीष्ट थी वह मिल ही जाएगी। यह संभावना इस बात पर टिकी रहती है कि आज के उपलब्ध साधनों का किस प्रकार श्रेष्ठतम उपयोग करते बन पड़ा। यह इस बात पर निर्भर रहता है कि हाथ के नीचे जो काम हैं उसके अनुकूल और प्रतिकूल पक्ष की हर हलचल और समस्या को कितनी गंभीरता और यथार्थता के साथ आंका गया। प्रश्न है, समय रहते उनसे निपटने का किस प्रकार जुगाड़ बिठाया गया। प्रश्न है, सफलता ऐसे ही तेजस्वियों का वर्णन करती है। श्रेय अधिकारी वे ही बनते हैं जो मात्र अपने जिम्मे के काम को बेगार की तरह भुगत लेते हैं। उन्हें श्रमिक भर कहा जा सकता है। व्यवस्थापक का श्रेय तो उन्हें मिल ही नहीं पाता। व्यवस्थापक का श्रेय तो उन्हें मिल ही नहीं पाता। परिपूर्ण दिलचस्पी, एकाग्र मनोयोग, समुचित उत्साह और आगे बढ़ने का अदम्य साहस मिलकर ही ऐसी स्थिति विनिर्मित करते हैं जिसमें बड़े काम सध सके। भले ही प्रयत्नकर्ता साधारण साधनों, साधारण योग्यताओं वाला ही क्यों ना हो। प्रश्न, ऐसे लोग परिस्थितियों की प्रतिकूलता से भयभीत नहीं होते। उन्हें अनुकूल बनाने में अपनी समग्र क्षमता को दांव पर लगाते हैं। ऐसे ही लोग नेतृत्व कर सकने के अधिकारी होते हैं। यूं ऊंची कुर्सी पर बैठने और पदवी पाने के लिए तो नर वानर भी ललायित रहते हैं। निजी जीवन में प्रतिभा परिष्कार का शुभारंभ आलस्य और प्रमाद से निपटने को वरीयता देकर करना चाहिए। छोटे काम सहायकों से कराते हुए बड़े कठिन और वजनदार कार्यों का दायित्व अपने कंधों पर ओढ़ना चाहिए। हल्के काम तलाश करने और किसी प्रकार मौज मजे में समय काटने की आदत मनुष्य को आजीवन अनगढ़ ही बनाए रहती है। जो अपने हिस्से के काम के साथ साथ समूचे ब्रह्मांड समूचे संबद्ध क्षेत्र के हर पक्ष के उतार चढ़ावों का ध्यान रखते हैं और संबद्ध व्यक्तियों को उसमें सुधार के आवश्यक परामर्श प्रस्ताव के रूप में नम्रता पूर्वक देते रहते हैं, वस्तुतः उन्हीं को सूत्र संचालक समझा जाता है। ऐसे लोग अहंकारी और आग्रही नहीं होते, आदेश भी नहीं देते। अपने प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिसमें उनके अहंकार की, विशेषज्ञ होने की गंध न आती हो और दूसरों पर आक्षेप या दोषारोपण भी न लदता हो।
सत्परामर्श की ही नहीं, तिरस्कारपूर्ण आदेश की ही अवहेलना होती है। कारण कि इसमें दूसरों के स्वाभिमान को चोट जो लगती है। कोल्हू का बैल भी अपने नियत काम में लगा रहता है। विशेषता उसकी है जो संबद्ध प्रकर के हर पक्ष पर ध्यान रखता है, संभावनाओं की कल्पना करता है और शतरंज की गोटियों की तरह सतर्कता पूर्वक बाजी जीतने वाली चाल चलता रहता है। व्यवस्थापक ऐसे ही लोग बन पाते हैं और वे न